हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल एंड लीगल बैकग्राउंड के साथ, और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कोई कंसेप्ट है जो आप डायरेक्टली साइट नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो आप उसे अपने जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। कानून को पढ़ने का यही तरीका है, केसेस एंड इंटरप्रिटेशंस, तो ये आपकी लीगल क्लैरिटी में काम आते हैं। Irrespective of whether or not you can cite it, a case is always useful. ठीक है, शुरू करते हैं। आज का पहला केस है मैसर्स पॉली मेडिक्योर लिमिटेड वर्सेस मैसर्स ब्रिलियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बड़ा ही अच्छा केस है, कंज्यूमर पे है ये, है ना। कंज्यूमर की डेफिनेशन को और क्लैरिफाई किया गया है। अब एक मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनी है ये पॉली मेडिक्योर, उन्होंने एक एडवांस सॉफ्टवेयर खरीदा डिफेंडेंट से, ब्रिलियो टेक्नोलॉजी से, ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन स्मूथ हो जाए, कंसाइनमेंट्स को ट्रैक कर लिया जाए, एलसी मैनेजमेंट हो जाए, फॉरेक्स मैनेजमेंट रिडक्शन का जो रिस्क होता है वो थोड़ा सा मैनेज हो जाए। बेसिकली उनका बिजनेस ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा प्रॉफिट आए, तो इस सारी चीज़ों के लिए उन्होंने एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर इस डिफेंडेंट से खरीद लिया, पैसा भी दे दिया। सॉफ्टवेयर को जैसे ही ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट किया, सॉफ्टवेयर फेल हो गया। अब कंपनी नाराज हो जाती है, कंज्यूमर कंप्लेंट डाल देती है कि भाई आपने हमें गंदा संदा सा सॉफ्टवेयर बेचा है, खराब है, काम नहीं करता, पैसा वैसा हमारा वापस करो। अब ट्विस्ट क्या है, ब्रिलियो ने कहा कि आप कंज्यूमर थोड़ी हो, आप तो बिजनेस हो, आपने बिजनेस से बिजनेस करने के लिए सॉफ्टवेयर खरीदा है, तो आपकी कंज्यूमर कंप्लेंट तो मेंटेनेबल है ही नहीं। अब स्टेट कमीशन ने और एनसीडीआरसी ने, दोनों ने कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया और इस ग्राउंड को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, पॉली मेडिक्योर कंज्यूमर नहीं है। अब पॉली मेडिक्योर फाइनली सुप्रीम कोर्ट जाता है। इशू यही है कि क्या एक कंपनी जिसने सॉफ्टवेयर खरीदा है अपने बिजनेस ऑटोमेशन के लिए, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल कर सकती है या नहीं। राइट, दिस इज द इशू। अब कोर्ट ने क्या कहा, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कोर्ट ऑन द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जो डेफिनेशन दे रखी है कंज्यूमर की, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में, जहाँ पे कंज्यूमर इज डिफाइंड एज एनी पर्सन who buys goods or avails services for consideration but excludes person who obtains good for resale or any commercial purpose। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन जो है वो साफ कहती है कि कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदे। तो कंज्यूमर वो बिल्कुल नहीं होता जो गुड्स और सर्विसेज को कमर्शियल पर्पस के लिए ले, और कंज्यूमर तब तक नहीं होता जब तक कि वो या तो अपने लाइवलीहुड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उस सर्विस या गुड को खरीद रहा हो। जैसे लेट्स से कि प्लम्बर ने या फिर एक कारपेंटर ने आरी खरीदी, ठीक है, तो क्या कारपेंटर आरी को अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं करेगा? बिल्कुल। तो क्या वो कंज्यूमर नहीं, वो कंज्यूमर है। क्यों? क्योंकि उसने अपने रोजगार के लिए, लाइवलीहुड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यूज करने के लिए उस आरी को खरीदा है, तो वो कंज्यूमर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंपनी है, बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। सॉफ्टवेयर का जो नेक्सस है, कनेक्शन है, वो सीधा प्रॉफिट जनरेशन से है। दे बॉट द सॉफ्टवेयर जस्ट सो दैट दे कुड इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ देयर प्रॉफिट्स। तो बिजनेस ऑटोमेशन का जो लॉजिक है, इट इज ओनली टू एंश्योर स्मूथ मैनेजमेंट एंड टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। राइट, अब आ जाते हैं वापस। Explanation to section 2 clarifies that commercial purpose does not include goods or services exclusively. कमर्शियल पर्पस में वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आते जिन्हें लाइवलीहुड अर्न करने के लिए खरीदा गया है बाय मींस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कारपेंटर का एग्जांपल मैंने आपको दिया। The court noted that the definition of person in section 2 clause 1 subclause M is inclusive है, exhaustive नहीं है, and therefore an incorporated company could be a consumer within the meaning of section 2 clause 1 clause D। अब कोर्ट ने कुछ प्रेसिडेंट्स पे रिलाई किया, जैसे कि लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट वर्सेस यूनिक शांति डेवलपर्स
to establish that commercial purpose ordinarily includes manufacturing, industrial or business to business transactions between commercial entities. अब nexus कोर्ट ने एग्जामिन किया the nature of Brilio OptiSuite सॉफ्टवेयर, इसको यूज किया गया था डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट सेट के लिए, SAP सेल्स डॉक्यूमेंटेशन, क्लबिंग, स्प्लिटिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के लिए। कोर्ट ने कहा कि सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंट्स जो नेसेसरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, कंसाइनमेंट्स को ट्रैक करने के लिए, गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट को ट्रैक करने के लिए, उन और मतलब उनका सीधा कनेक्शन प्रॉफिट जनरेशन एक्टिविटी से है। ठीक है, कोर्ट ने ये भी होल्ड किया दैट ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस इज अंडरटेकन नॉट जस्ट फॉर बेटर मैनेजमेंट बट टू रिड्यूस कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मतलब बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेटिक करना सिर्फ एक बेटर मैनेजमेंट नहीं कहलाता, उसे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो इंटेंशन था, जहाँ पे बिजनेस टू कंज्यूमर डिस्प्यूट्स को एड्रेस करके एक ऑर्डिनरी कंज्यूमर के परेशानी को, डिस्प्यूट्स को रिड्रेस किया जा सके, उसकी शिकायतों के लिए एक इफेक्टिव मैकेनिज्म को क्रिएट किया जा सके, वो जो है वायलेट हो जाएगा अगर हम बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस को भी इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव में या रिलीफ में ऐड कर दें। फाइनल होल्डिंग, क्योंकि ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट जनरेशन के साथ नेक्सस है, इसलिए एपेलेंट को कंज्यूमर नहीं माना जा सकता। दिस वाज द फाइनल हियरिंग। प्लेंटिफ का कहना है कि भाई हम अपने बिजनेस ऑटोमेशन के लिए ले रहे हैं ये सब, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी है, वी आर नॉट यूजिंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस, वी आर यूजिंग इट टू मेक आवर ऑपरेशंस मोर एफिशिएंट। तो यहाँ पे कमर्शियल का है, तो कोर्ट ने कहा कमर्शियल है तो सही भाई, जो भी तुम्हारा ऑटोमेशन है, एफिशिएंसी है, वो एट द एंड प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए ही तो है। कमर्शियल का सेंस होता यही है कि भाई यू हैव अंडरटेकन एन एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट्स। तो अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स और टू जनरेट मोर प्रॉफिट्स देन यू ऑलरेडी आर। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कमर्शियल एक्टिविटी है। बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड नहीं होते। तो ये था केस। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आप हमारे उससे पढ़ सकते हैं, वेब पेज पे अच्छे से डिफाइन कर रखा है। कंज्यूमर की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज डी में दे रखी है। कमर्शियल पर्पस का एक्सप्लेनेशन भी है इसमें। ठीक है, अब दूसरा केस है कुलंथीसामी वर्सेस के मुरुगन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग केस है, क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग हैपेंड इन दिस केस। इलीगल कंसिडरेशन के ऊपर है ये केस। अभी जो अक्यूज्ड है मुरुगन, उन्होंने कंप्लेनेंट से कहा कि मुझे 3 लाख रुपए दे दो, मैं बस कंडक्टर की नौकरी लगवा दूंगा। बस कंडक्टर इज अ गवर्नमेंट जॉब है ना, जो सरकारी बसेस कंडक्टर होते हैं वो सरकारी एम्प्लॉय ही होते हैं। गवर्नमेंट कंडक्टर लगवा दूंगा, ठीक है, सेटिंग है मेरी, पैसे वैसे दे दो। होता भी है ऐसा, अक्सर मैंने भी सुना है। कंप्लेनेंट 3 लाख रुपए दे दिए, जॉब नहीं लगी। अब कंप्लेनेंट ने कहा भाई पैसे वापस करो, तो अक्यूज ने एक चेक दे दिया, चेक बाउंस हो गया। अब ये क्या करते हैं, सेक्शन 138 NI एक्ट में कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, है ना। ट्रायल कोर्ट कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो ब्राइब डील है ना, यू योरसेल्फ are not coming with clean hands, we cannot give you any relief। कंप्लेनेंट मद्रास हाई कोर्ट में अपील कर देते हैं। अब कोर्ट जो लीगल इशू है, कोर लीगल इशू ये है कि क्या एक इलीगल ट्रांजैक्शन के रीपेमेंट के लिए, इलीगल ट्रांजैक्शन के रीपेमेंट के लिए अगर चेक दिया है और वो बाउंस हो गया है तो 138 का चार्ज लगेगा। ये है कोर लीगल इशू। ठीक है, कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को पढ़ लेते हैं। कोर्ट ने होल्ड किया दैट पेमेंट फॉर सिक्योरिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ब्राइबरी एंड इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मेकिंग द अंडरलाइंड अग्रीमेंट वॉइड। सोचने वाली बात है कि भाई जो ये अग्रीमेंट है इट इज वॉइड एब इनिशियो, है ना, स्टार्टिंग से वॉइड है, क्योंकि सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेसिफिकली एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में अग्रीमेंट को इनिशियली, मतलब बिल्कुल शुरू से, बिगनिंग से वॉइड कर देता है। और इलस्ट्रेशन F, ठीक है, सेक्शन 23 की इलस्ट्रेशन F एग्जैक्टली इसी सिचुएशन को रेफर करती है जो इस केस में हुई। यही प्रेमाइस कि किसी सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत अगर ली गई हो, उसमें वो जो अग्रीमेंट होगा वो वॉइड होगा, क्योंकि द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट अग्रीमेंट इज अनलॉफुल। कोर्ट उसे, वो लॉ उसे परमिट नहीं कर सकता। दूसरा, मैक्सिम को कंसिडर किया गया है इन परी डेलिक्टो पोशियोर एस्ट
कंडीशियो पॉसिडेंटिस, मतलब हिंदी में अगर सब बहुत सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर दो चोर हैं और दोनों में से एक के पास चोरी का सामान है तो कोर्ट उस चोर से ये नहीं कह सकती कि ये सामान आपस में बांट लो या ये सामान उसे दे दो, मेहनत तो चुराने में उसने भी की थी, ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोर्ट सामान एक चोर से छीन के दूसरे चोर को नहीं पकड़ा देगा। तो यहाँ कंप्लेनेंट भी ब्राइब देने वाला व्यक्ति था, वो खुद भी एक ऑफेंडर था, तो एक ऑफेंडर की हेल्प जुडिशरी तो बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, फिर अब सेक्शन 65 आ जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन कब अप्लाई करता है? जब एक अग्रीमेंट जो है वो वॉइड है, इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, एक अग्रीमेंट वॉइड है या फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर करवा दिया गया है, तो उस व्यक्ति ने जिसने उस वॉइड अग्रीमेंट या उस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट से कुछ बेनिफिट अगर अक्रू किया था तो आप उस बेनिफिट को रिटर्न कर दीजिए, दैट इज सेक्शन 65, है ना। लेकिन यहाँ पे ये तभी अप्लाई करता है जब अग्रीमेंट बाद में वॉइड डिक्लेयर किया गया या वॉइड डिस्कवर हुआ, इट वाज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड एट अ लेटर स्टेज। ठीक है, ये अग्रीमेंट जो है वो इंसेप्शन से ही वॉइड है क्योंकि इनको पता था कि जो काम किया जा रहा है वो गलत है। कोर्ट ने कंक्लूड किया कि सेक्शन 65 भी अप्लाई नहीं होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन अप्लाई नहीं होगा। और सेक्शन 138 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सप्लेनेशन में क्लियरली लिखा है that the debt that is sought through that check needs to be legally enforceable। डेट का लीगली एनफोर्सेबल होना जरूरी है, जो उधार है उसके अगेंस्ट तुम केस कर सकते थे, इस तरह का उधार होना चाहिए, अगर नहीं तो सेक्शन 138 की रेमेडी तुम्हें नहीं मिल सकती। ब्राइब का रीपेमेंट एक लीगली एनफोर्सेबल डेट बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए चेक बाउंस का जो केस है वो, ये वाला जो केस है वो ऑफेंस नहीं बनेगा सेक्शन 138 में, राइट। दिस वाज द केस, लाइक आई सेड बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है ना। सेक्शन 138 एनआई क्या है पता ही होना चाहिए आपको, एक स्टैट्यूटरी ऑफेंस जो कि चेक डिसऑनर को एक ऑफेंस क्रिएट करता है। अगर देर आर इनसफिशिएंट फंड्स और एक्सीडिंग द अरेंज्ड अमाउंट, then there is an offense that gets created under section 138 if at all the check bounces। essential elements होने चाहिए इसके कुछ, सबसे पहले तो primary requirement, a check drawn by a person on his account with a banker or payment to another person must be returned unpaid by the bank due to insufficient funds। The mandatory conditions है प्रोवाइजो में, check must be presented to the bank within 6 months, pay or holder in due course must issue a written demand notice to the drawer within 30 days, है ना, and the drawer must fail to make payment of the check amount within 15 days of receiving the demand notice। उसके बाद फिर आप सेक्शन 138 के थ्रू जाते हैं। ओके, सेक्शन 23 आईसी आपको पता ही है, कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन नीड्स टू बी लीगल। Section 65 is the obligation of person who has received advantage under void agreement or contract that becomes void। ठीक है, in such case persons who has received any advantage under the agreement is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it। Okay, so this is section 65। यही था आज का पूरा सेशन। ये दोनों केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, सीधा इनकॉर्पोरेट किए जा सकते हैं, कंसेप्ट को समझने में भी आपको मदद मिली होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।